अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं थ्योरम और चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट थ्योरम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा ये एक पेयर है, कपल ऑफ थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बार ये पेपर में कंफ्यूज भी करता है क्योंकि ये है पहला और दूसरा आपस में कन्वर्सेस। ओके, तो पहला थ्योरम अच्छे तरीके से समझना है ताकि दूसरा थ्योरम भी आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ऑन द राइट बाइसेक्टर of a line segment। जी, इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज equidistant from the end points या from its end points। तो स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम का यह असूल होता है कि उसकी स्टेटमेंट पर गौर किया जाए और उसकी स्टेटमेंट में जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको ब्रीफ किया जाए, समझा जाए ताकि थ्योरम की असल जो थीम है वो समझ में आए। तो एनी पॉइंट है, कहा जाता है कोई सा पॉइंट है। अरे कहाँ है वो पॉइंट? ऑन द राइट बाइसेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू understand the concept of right bisector or line segment and equidistant from the end points any point। इस स्टेटमेंट के अंदर 1 2 3 4 अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि थ्योरम समझ में आ जाए। चार अहम नुक्ते हैं भैया। पहला पॉइंट है जी एनी पॉइंट। अरे एनी पॉइंट का क्या मतलब है? कोई सा भी पॉइंट। लेकिन जब वो एनी पॉइंट कहता है ना तो हमारे माइंड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ जाता है। एनी पॉइंट, अरे एनी पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। सर कहाँ? एनी पॉइंट की बात करते हैं तो सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन जब वो कहता है ऑन द राइट बाइसेक्टर, सो फिर हमें वो बाउंड करता है कि भाई इतना भी ना बढ़ जाओ, मैं कुछ लिमिटेशंस देता है। ऑन द राइट बाइसेक्टर इसका मतलब उस पॉइंट को कहाँ होना चाहिए? किसी राइट बाइसेक्टर के ऊपर। अरे वैसे अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्या ये राइट बाइसेक्टर है? नहीं। इसको राइट बाइसेक्टर होने के लिए एक लाइन चाहिए जिसको ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे और फिर क्या कहलाए? राइट बाइसेक्टर। देखो, मैं कहूं मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, मैं टीचर। अरे मुझे टीचर कौन बनाएगा? मेरा स्टूडेंट बनाएगा। अगर कोई मेरा स्टूडेंट होगा तो मैं टीचर हूंगा ना। अगर मैं कहूं मैं फादर, मैं फादर, मैं फादर, मैं फादर नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं होगी जो मुझे फादर कहेगी या बाबा कहेगी। ऐसी है ना? तो भाई इसी तरह किसी चीज का जो नाम है उसको नाम देने के लिए सेकंड पर्सन और जरूरी है। अब इस लाइन को, अभी तो मैं लाइन कहूंगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लेकिन ये लाइन आम लाइन नहीं है। दिस इज अ राइट बाइसेक्टर। ये राइट बाइसेक्टर है किसका? लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट क्या है? सर ये आपकी लाइन सेगमेंट है, इसका नाम मैं रख लेता हूं। अब देखिए, ये मेरे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होती है सर? पहले ये तो समझाइए कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। अरे सबसे पहले बताइए, ये लाइन है, ये क्या है? लाइन। इसमें से एक पार्ट मैंने लिया है ए बी, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये पार्ट यहां पे लिया है ए बी क्योंकि वो उस लाइन का सेगमेंट है, उस लाइन का एक पार्ट है। और लाइन सेगमेंट में कभी एरो नहीं होता, लाइन में एरो होता है क्योंकि यहां पर इधर से भी लाइन एक्सटेंड हो रही है, इधर से भी लाइन एक्सटेंड हो रही है। बहुत बड़ी लाइन है, इसमें से कुछ पार्ट ले भी लिया तो इसकी लेंथ पे असर नहीं पड़ा। समंदर से कतरा निकालने को फर्क पड़ता है। अब वो जो ड्रॉप जो मैंने लिया है वो लाइन सेगमेंट है इस समंदर से।
सेगमेंट का मतलब हिस्सा, पार्ट लिया है, ना वो इधर से एक्सटेंड हो रहा है, ना वो कैलकुलेटेड है, उसकी लेंथ एक्सटेंड नहीं हो रही। फुल स्टॉप, यहां पर फुल स्टॉप, यहां पे फुल स्टॉप। ओके सर, ये लाइन सेगमेंट ये है, इसलिए आपने एरो नहीं लेने, ठीक है। अच्छा चले, ये भी समझ में आ गया सर, लाइन सेगमेंट के बारे में समझ आ गया। लाइन सेगमेंट का ये राइट बाइसेक्टर है, कौन? ये वाला, इसका नाम मैं रख लेता हूं LM। सो LM इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। राइट बाइसेक्टर होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो राइट बाइसेक्टर होता है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर 90 का एंगल भी बनाता है और इस AB के दो बराबर हिस्से कर देता है, मतलब उसके मिड पॉइंट से गुजर जाता है। आप इसका नाम C पॉइंट रखें। सो C इज द मिड पॉइंट। अच्छा, अब इसका मतलब उसने कहा था कि एनी पॉइंट, जब उसने एनी पॉइंट कहा तो मेरे जहन में सारे पॉइंट आ गए। अरे एक ये पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, एक ये 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 नजर आ रहा है। ऐसे तो मैनी पॉइंट्स का मतलब स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं जो कि मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उसने मुझे पाबंद कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अरे भैया हर पॉइंट की बात नहीं कर रहा, इसका मकसद ये नहीं है कि तमाम जो मर्जी अपने पॉइंट ले लो, नो नो, अरे उस राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट होना चाहिए। तो फिर मेरी तवज्जो इस पे चली गई, है कि है ना बात। अच्छा, अब आप कहेंगे सर राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट यहां भी तो हो सकता है, यहां पर भी तो हो सकता है। राइट बाइसेक्टर पर भी काफी सारी पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कौन सा पॉइंट? अब उसने कहा एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, इसका मतलब एनी यहां पर इस्तेमाल हुआ है कि राइट बाइसेक्टर पर कोई सा पॉइंट, बाकी एनी पॉइंट्स में नहीं आते। अब एनी पॉइंट तो राइट बाइसेक्टर पर नीचे भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये भी तो पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है, ये भी तो एनी में आता है। तो बाकी पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, उस पॉइंट की बात कर रहा है जो राइट बाइसेक्टर पे मौजूद है। उसके लिए एनी, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अलबत्ता इस LM पर कहीं भी पॉइंट ये लाई कर सकता है, वो एनी पॉइंट जो यहां पे मेंशन हुआ है। अच्छा फिर क्या होगा सर? इज, वो है, क्या है? इक्वी डिस्टेंट, बराबर फासले पर होगा। अरे कहां से? फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इट्स कौन है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है। इट्स किसे कहा गया? कि वो लाइन सेगमेंट से बराबर फासले पर होगा। मतलब अगर ये मैं पॉइंट P यहां ले लूं तो उसका डिस्टेंस A से, उसका डिस्टेंस B से, ये बराबर डिस्टेंस पे होगा। क्या होगा? अच्छा, अगर सर पॉइंट P मैं यहां पे ले लूं तो फिर भी उसकी थ्योरी कारआमद है, फिर भी थ्योरी उसकी एग्जिस्ट करती है। क्या? उसका P A से डिस्टेंस और उसका B से डिस्टेंस, ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब आप कहेंगे सर अगर मैं ये पॉइंट C ले लूं, C पॉइंट भी तो राइट बाइसेक्टर पे है, अब क्या होगा? अरे अब भी वही होगा, जितना वो A से दूर होगा उतना ही वो B से दूर होगा, तो C मिड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब C पर भी वो थ्योरी कामयाब है। अब आप नीचे आ जाएं, नीचे अगर पॉइंट मैं यहां P ले लूं तो जितना ये A से दूर होगा उतना ही, हाँ फर्क पड़ेगा। लेकिन जब ये पॉइंट कहीं और होगा, अरे ये पॉइंट ले ले, बट ये पॉइंट अब राइट बाइसेक्टर पे मौजूद नहीं होंगे, इस पे थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या सर इस पॉइंट P को लें तो क्या होता है? भैया इस पॉइंट P का A से डिस्टेंस ज्यादा है, B के ये करीब है, ये तो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पॉइंट वो है ही नहीं जो उसने कहा है, आप तो किसी और पॉइंट की बात कर रहे हो। जो उसने पॉइंट कह रखा है उस पर यह कानून साबित होता है, उस पर यह लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। इसका मतलब बाकी तमाम पॉइंट्स का इनकार है, सिर्फ उन पॉइंट्स की बात हो रही है जो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, वो A और B से बराबर फासले पर मौजूद होंगे। आगे बात समझ?
अब आप कहेंगे सर मेरे पास ये एक लाइन ए बी लाइन सेगमेंट है, मैंने एक बाई सेक्टर लिया, ये भी तो मिड पॉइंट से गुजर रहा है, लेकिन ये पहली बात, मैं एक पॉइंट सर मैं यहां ले लेता हूं, ये तो ए से दूर है और बी के करीब है, ये तो बराबर नहीं है। यहां पर भी आपने गलती की है, क्योंकि जो पॉइंट पी लिया है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर नहीं है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर तो 90 का एंगल बनाता है, वो तो 90 का एंगल भी बनाता है, बेशक वो मिड पॉइंट से भी गुजरता है। अब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये बाइसेक्टर तो जरूर है मगर राइट बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि ये 90 का एंगल नहीं बना रहा, बेशक मिड पॉइंट से गुजर रहा है। तो मैं क्या करूं, मेरी बात तो हो रही है राइट बाइसेक्टर की, तो इसका मतलब फिर भी थ्योरी गलत हो जाएगी। थ्योरी सही साबित तभी होगी जब आपका पॉइंट पी एग्जिस्ट करेगा राइट बाइसेक्टर के ऊपर, और वो राइट बाइसेक्टर किसका होगा, किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी का। लिहाजा ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये इस थ्योरी के पीछे का एक पस मंजर था जो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। अब मैं इसका बाकायदा थ्योरम को साबित करूंगा जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू बुक है, ताकि 8 नंबर लेने वाले हम बन जाए। इसको करते हैं रेस। एक स्टूडेंट का सवाल है कि क्या जी जरूरी है कि जो राइट बाइसेक्टर है, देखिए मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं, चूंकि राइट बाइसेक्टर के लिए बेसिकली पहले क्या होना चाहिए, अब मुझे उस्ताद बनना है तो सबसे पहला काम क्या होना होगा, मेरा एक शागिर्द तैयार हो ताकि मैं उस्ताद कहलाऊं। मैं राइट बाइसेक्टर को समझाने से पहले क्या समझाने वाला हूं कि लाइन सेगमेंट, अब उसके साथ ये राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया। राइट बाइसेक्टर, बच्चा सवाल करता है क्या यह जरूरी है कि वो मिड से गुजरे। लफ्ज राइट बाई सेक्टर पे जरा गौर करें। राइट का मतलब एंगल राइट हो 90 का, बाई का मतलब 2, सेक्टर का मतलब हिस्से, वो 2 हिस्से बनाए और हिस्से बराबर होते हैं, कम या ज्यादा नहीं होते। आप इसके नाम से इसकी वजाहत महसूस कर रहे हैं। बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, बाई सेक्टर, सेक्टर का मतलब हिस्से, 2 हिस्से, और 2 हिस्से का मतलब होता है एक ज्यादा या एक कम या बराबर। बताइए ना, हिस्से हमेशा बराबर होते हैं। कहते नहीं यार ये हिस्से कर दो हमारे, पिज्जा आता है बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, लो जी हिस्से होने लगे, तो मां इंसाफ करेगी या एक को ज्यादा या कम देगी, है जी। उसकी कटिंग जब हिस्से होंगे तो बराबर, जब बाइसेक्टर की बात होगी तो 2 बराबर हिस्सों की बात होगी। इसका मतलब ये अब राइट बाइसेक्टर का मतलब ही क्या है कि उसने गुजरना ही मिड से है। अब पिज्जा आया तो साइड से कट करके तो नहीं ना देना, पहले क्या होगा, दरमियान में से कटिंग होगी, डायामीटर यूं यूं और फिर यूं और यूं, सेंटर से गुजारेंगे ना कटर, पिज्जे का जो कटर होगा सेंटर से गुजारेंगे कि नहीं, ये तो नहीं करेंगे किनारा दे देंगे एक को, दरमियान वाला हिस्सा हम खा जाएं, ऐसा तो नहीं ना होगा, सबको वो टेस्ट मिले दरमियान वाला भी। तो भैया बाइसेक्टर की समझ आ गई है। आइए चलते हैं अब थ्योरम की तरफ। स्टूडेंट्स ये मेरे पास है LM, दिस इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। कंफर्म है क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, तो ये 2 बातें तो कंफर्म है कि ये एंगल 90 का है और ये मिड पॉइंट है, कंफर्म। अच्छा एनी पॉइंट, मैं कोई पॉइंट पी लेता हूं, तवज्जो फरमाएं, और किस पे लिया, राइट बाइसेक्टर पे। अरे क्यों लिया, ताकि उसका डिस्टेंस निकाला जाए, वो लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट के जो मिड एंड पॉइंट्स हैं, अब इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या हैं, एक ए है एक बी है, तो इन दोनों पॉइंट से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ये साबित करना है हमने। आइए चलते हैं, इसके 3-4 स्टेप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप होता है गिवन। जी गिवन क्या है, हमें दे क्या रखा है, हमारी थ्योरी क्या है। देखिए शर्त क्या है, गिवन में शर्त होता है, थ्योरी होती है, कंपलसरी जो चीजें हैं वो होती हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारी स्टेटमेंट के अंदर, कहते हैं वो पॉइंट होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, कहां होना चाहिए, राइट बाई सेक्टर पे होना चाहिए। ये शराइत है, क्योंकि अगर हम ये शराइत गलत कर देते हैं तो थ्योरी गलत हो जाती है, तो रिजल्ट गलत आता है। गंदम को आप बीजेंगे तो बिजाई करेंगे तो क्या हासिल होगा, चावल हासिल हो जाएगा? नहीं, अगर गंदम की बिजाई की है तो गंदम ही मिलेगी ना। इसी तरह अगर पॉइंट उसकी शर्त के मुताबिक लेंगे तो रिजल्ट भी उसी के मुताबिक ही आएगा कि वो इक्वी डिस्टेंट होगा। अगर मैं पॉइंट कहीं और लेता हूं, दाएं बाएं कर लेता हूं, तो फिर उसका डिस्टेंस ए से और बी से बराबर नहीं रहता। लिहाजा गिवन क्या है, शर्त क्या है, एक पॉइंट पी होना चाहिए और उसको कहां होना चाहिए, राइट बाई सेक्टर पे। यहां पे लिख दें एल एम इज राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये भी आपकी लाइन सेगमेंट है, सच दैट, और ये भी साथ लिख लें, P इज एनी पॉइंट ऑन LM सच दैट, इसको मजीद लिखेंगे, LM इज परपेंडिकुलर ऑन AB and AC is congruent to BC। मतलब AC लेंथ किसके बराबर है, BC के, क्योंकि C मिड पॉइंट है। चलें, ये हमारा गिवन है सारा, इसका हमें पता है। साबित क्या करना है, टू प्रूव, साबित दूसरा अहम पॉइंट है, टू प्रूव के साबित हमने क्या करना है, साबित ये करना है कि जितना P से A डिस्टेंस है उतना P से, now we have to show that PA is congruent to PB, इक्विडिस्टेंट है। ये हमने टू प्रूव करना है। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन हमने ज्वाइन किया P to A, ज्वाइन P to A एंड P to B, जो काम हम अजाफी करते हैं, क्योंकि P को A से मिलाना, P को B से मिलाना कोई स्टेटमेंट में इसको नहीं पुकारा गया, ये हम अपनी तरफ से P को A और P B को मिला रहे हैं ताकि ये लेंथ फाइंड कर सके। तो ये फाइनल हमारा स्टेप है प्रूफ का, जिसमें स्टेटमेंट्स और रीजंस आती हैं। स्टेटमेंट्स और रीजंस, अगर इसको मैं उर्दू में कहूं तो बनता है बयानात और दलाइल। जैसे जज जब फैसला करता है तो वो फैसला यूं ही नहीं कर देता, कुछ दिन लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा सालों साल लग जाते हैं। तो वो आखिर में क्या करता है, बयानात और दलाइल इकट्ठे करता है, शवाहद इकट्ठे करता है, और बाद में उसने ये फैसला देना होता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। तो आखिर में जब वो ऐलान करता है तो कहता है, हाजरीन, बयानात और दलाइल की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये पार्टी जो है ये सच्ची है और ये झूठी है, लिहाजा फैसला इनके हक में किया जाता है। आज का ये थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट्स और रीजंस पेश की जाएंगी और इसकी सच्चाई को साबित किया जाएगा कि ये किस हद तक सच है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस बराबर है। क्योंकि अब आप देखने में तो लगता है, सर आप कहते हैं सर मुझे नजर आ रहा है, इसको साबित करने की जरूरत क्या, नहीं, यूं ही देखने से वकील या जज नहीं मानता जब तक आप उसकी स्टेटमेंट्स, उसके गवाहान पेश नहीं करेंगे, उसकी रीजनिंग पेश नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट नहीं होंगी, तब तक फैसला नहीं हो पाएगा। बेशक आपने देखा भी है, फॉर्मेलिटीज होती है। जी साबित कीजिए जी, पहला बयान दीजिए। लो जी, हम अपनी समात को शुरू करते हैं। कैसे? सर मुझे नजर आ रहा है कि दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। वकील उठ के कहता है, जज खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मुझे कहता है, सर क्या आप देख रहे हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं? तो मुझे कहना पड़ता है, जी बिल्कुल। इनका कंपैरिजन करते हैं, ट्रायंगल ACP या APC कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल BCP दूसरी तरफ। माय लॉर्ड, वकील कहता है, सफाई पेश करता है, क्योंकि वो साबित करना चाहता है, सर
क्या आप देखते नहीं कि ये AC लेंथ BC लेंथ के इक्वल है? वो बयान देता है AC इज कॉन्जुरेंट टू BC। सर जज कहता है तुमने ये बयान दिया है, कोई लॉजिक रीजन क्या है? तुम किस बेस पे कहते हो कि AC इज इक्वल टू BC? सर एक्सक्यूज मी सर, मैं इस हक में कुछ कहना चाहता हूं। जी फरमाइए। सर आप स्टेटमेंट में ये बात दर्ज है, असूल में ये बात थ्योरी में लिखी हुई है कि C इज द मिड पॉइंट। चूंकि ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट के दो बराबर हिस्से करता है। ये बात तो गिवन में है, तो जब मैंने यहां गिवन लिखा था उसमें लिखा नहीं था सच दैट AC इज कॉन्जुरेंट टू BC। तो जो बात गिवन में है वो काबिले कबूल होती है क्योंकि वो शर्तिया बात है। ओके, आपका ये बयान मैं दर्ज कर रहा हूं, ये एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, वकील खुश होता है क्योंकि वो एक स्टेप में कामयाब हो गया। माय लॉर्ड, मैं इस हक में कुछ और कहना चाहता हूं। जी फरमाइए। वकील कहता है कि सर क्या आप देखते नहीं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं? मैं कहता हूं वो कैसे? फिर वो कहता है सर क्या ये शर्त में नहीं था कि ये LM राइट बाइसेक्टर है? जब ये राइट बाइसेक्टर हो गया तो फिर राइट एंगल तो बन गए, और जब राइट एंगल दोनों बन गए तो फिर इसका मतलब दोनों 90 के इक्वल हुए। ओ यस, गुड, वेल डन। मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं, मेजरमेंट एंगल ACP, ये वाला एंगल ACP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCP। C को मिड में रखना है। C को मिड में क्यों रखना है? क्योंकि C पे एंगल बन रहा है, ये भी 90 का, ये भी 90 का। साथ में रीजन लिखनी है क्या? क्योंकि LM राइट बाई सेक्टर है ऑफ AB, हेंस ईच एंगल एट C इज 90 डिग्री। अब ईच एंगल क्यों कहा? क्योंकि C के इस तरफ भी एक एंगल बन रहा है, इस तरफ भी बन रहा है। ईच का मतलब दोनों 90 के बराबर होंगे क्योंकि ये मिलके 180 होता है। इज इट क्लियर? अब एक और सवाल, बाज दफा इधर M लिखा होता है, मैं आपको बात बता दूं, अगर यहां M लगाएंगे मेजरमेंट तो फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर आपने यहां कॉन्जुरेंट का साइन लगाया है तो इधर M का साइन नहीं आएगा। M का मतलब होता है मेजरमेंट, पैमाइश। पैमाइश तो एग्जैक्ट इक्वल होती है, कॉन्जुरेंसी में पैमाइश नहीं होती, कॉन्जुरेंसी में लेंथ होती है जो फिजिकली देखी जाती है, और जब मेजरमेंट लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी ओनली लेंथ, फिजिकल नहीं। समझ आ रही बात की? तब M डालते हैं। अब यहां मैंने M डाला है, ये इसका मतलब यहां जो एंगल की मेजरमेंट है वो मैंने ली है, वो 90 है, ACP की तरफ भी BCP की तरफ भी। तो मैं एज अ जज, मुझे उसके इस बयान पे मुझे आमीन कहना पड़ा कि तुम ठीक कह रहे हो। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि वकील बहुत चालाक होता है, वो धीरे धीरे जज को अपनी पटरी पे लेके आता है और साबित करवाता है कि मैं सच्चा हूं। आगे कहता है जज को, वकील कहता है सर कुछ और कहना चाहता हूं। जी फरमाइए। वकील कहता है सर एक और बात कहना चाहता हूं। जी, क्या ये PC साइड नहीं देख रहे आप? मुझसे सवाल पूछता है, मैं देखता हूं, तो मैं कहता हूं हाँ यार मैं देख रहा हूं PC साइड। क्या सर ये PC साइड कॉमन नहीं, इस ट्राइंगल की भी इस ट्राइंगल की, उसके लिए भी वो उतनी है, इस ट्राइंगल के लिए भी वो उतनी है, दोनों की कॉमन साइड है, दोनों की इक्वल साइड नहीं? तो मैं कहता हूं हाँ यार। तो सर लिखिए कि PC इज कॉन्जुरेंट टू PC, कॉमन साइड। तो मैं सवाल पूछता हूं कि इन बातों का तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो वकील? सर बस मेरा काम हो गया। अब मैं जज हूं, चूंकि मैंने पढ़ा हुआ है कानून, वो मुझे याद करवाता है कि सर क्या आपने पढ़ा नहीं कि जब किसी एक ट्राइंगल के 3 हिस्से, 2 साइड्स और एक एंगल
इस ट्राइंगल का बराबर हो जाए, कॉन्जुरेंट हो जाए, दो साइड और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के, क्या वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट नहीं होती? और वो पास्टुलेट नहीं लगता? कौन सा पास्टुलेट है? साइड बराबर, एंगल बराबर, साइड बराबर। तो मैं कहता है सर साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ये कानून पढ़ा हुआ है हमने, इस रूह से क्या मैं ये लिख नहीं सकता कि ट्राइंगल एसीपी इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइंगल बीसीपी? मैं कहता हूं बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, तुम ये साबित कर चुके हो कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं, लेकिन तुमने अभी ये साबित नहीं किया। सवाल है, अभी तक तुमने सिर्फ ये साबित किया है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई इस बुनियाद पे कि साइड एंगल साइड बराबर हुए, इस बुनियाद पर साबित किया है। मगर तुमने ये नहीं अभी साबित किया क्या कि ए पी बराबर है पी बी के। साबित तो ये करना है थ्योरम में। मैंने कहा, वकील होशियार था आगे, उसने कहा माय लॉर्ड, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो जाती हैं, अब वो कह रहा है, अपना रेफरेंस पेश करता है, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई तो क्या सर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्जुरेंट नहीं हुई? अब उसकी इस बात में सारा वजन है और जज को सर झुकाना पड़ा कि तुम ठीक कहते हो कि जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्जुरेंट हो ही गई तो फिर ये साइड इस ट्राइंगल की और ये साइड इस ट्राइंगल की, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगी। इस तरीके से उसने ये साबित कर दिया कि पी ए इज कॉन्जुरेंट टू पी बी। अब ये स्टेप आगे लिखते हैं। तो सर ये स्टेटमेंट आपकी चल रही है, ये आपकी रीजंस चल रही हैं। आखिरी रीजन स्टेटमेंट, सर क्या पी ए इस कॉन्जुरेंट नहीं हुआ पी बी के? मैं दलील देता हूं क्यों। चूंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किन की? ऑफ कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स की। लिहाजा इस साइड ने इस साइड के बराबर तभी साबित होना है जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट होंगी, और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट तभी साबित होंगी जब उनकी या तो दो साइड एक एंगल बराबर हो जाए या तीनों साइडें बराबर हो जाएं या दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए। हमने तीन पास्टुलेट पढ़े हैं। एक पास्टुलेट जो ट्रिपल ए वाला है वो नहीं लेना, वो तो सिमिलर होता है। तीनों एंगल एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के बराबर हो जाए, वो कॉन्जुरेंट ट्राइंगल नहीं होती, वो सिमिलर होती हैं, वो इक्वली एंगुलर होती हैं। वो वाला पास्टुलेट नहीं लगेगा। लिहाजा वो पास्टुलेट लगाया, उससे कॉन्जुरेंट हुई ट्राइंगल्स और फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। अब आप बैकवर्ड इसको रिवर्स देखें, एनालिसिस करें तो आपको थ्योरम सारा ही याद हो जाएगा। इसके स्टेप देखें, आपको सीढ़ियों पर चढ़ना भी आना चाहिए और उतरना भी आना चाहिए। आप इसकी चढ़ाई और उतराई पे गौर करें और आपको यह थ्योरम वाज़े हो जाएगा और कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। देखिए मैं इसकी उतराई पे आ रहा हूं। पहले तो मैंने कदम चढ़ के बिल्डिंग पे गया, अब मैं वापस आता हूं। देखना सर पीए पीबी तक पहुंचे कैसे? भाई पीए को पीबी के बराबर करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट होनी चाहिए। सर कॉन्जुरेंट कैसे साबित करेंगे? भाई इसके लिए तीन पास्टुलेट होते हैं। सर यहां पर इंफॉर्मेशन के मुताबिक कौन सा पास्टुलेट लगेगा? सर यहां पर दो साइडें इक्वल हो रही थी, एक ये साइड इक्वल एक ये साइड इक्वल हो रही थी, दो साइडें इक्वल हुई और एक बीच का एंगल। बिल्कुल ये पास्टुलेट लगा, इससे ट्रायंगल कॉन्जुरेंट हुई। अच्छा तीन बातें, एक ये क्या थी? साइड। ये क्या था? एंगल। ये क्या थी? साइड। ये लिखना जरूरी नहीं, समझाने की खातिर बता रहा हूं। फिर आपने टटोला, उसमें से कुरेदा कि आपकी साइड कहां नजर आ रही है जो कॉमन है। आपको जब राइट बाइसेक्टर का पता चला तो दो साइडें बराबर हुई, एक उनका एंगल बराबर हो गया। जब मैंने पी को ए से मिलाया, पी को बी से मिलाया, दो राइट एंगल बन गई थी। वहां से मुझे फिर पीसी कॉमन साइड मिल गई दोनों की।
इस तरीके से मुझे सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो मुझे कंस्ट्रक्शन के अंदर, फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर मिल गई। फिर मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज अपने मिशन में कामयाब हो गया। अब मैं कह सकता हूं, बल्कि मेरी ये नशिस्त बर्खास्त होती है इस कामयाबी के साथ कि ये थ्योरम आज साबित हो चुका है। आज की इस अदालत में, आज इस अदालत में ये साबित हो चुकी बात। अब जज ये सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए अलल ऐलान ऑर्डर 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 और अनाउंसमेंट करता है क्या, एनी पॉइंट, भाई ये साबित हो चुका। अब वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। वो कहता है ये कानून बन जाता है, ये असूल बन जाता है। फिर उस असूल को लिखा जाता है, तारीखी स्टेटस दे दिया जाता है उसको। ओके, कानून यूं ही नहीं बनते। कानून बनने के लिए बहुत चीजें दरकार होती हैं और फिर वो सच साबित होता है। यूं ही देखने से सच साबित नहीं होता, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स। एक स्टूडेंट का एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सवाल। वो कहता है कि सर HS पास्टुलेट क्यों नहीं लगा, जबकि आपको पता था दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। HS के लिए हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना जरूरी है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना हमें कंफर्म तो नहीं है, तो साबित कर रहे हैं। इज इट क्लियर? HS पास्टुलेट बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही लगता है, क्योंकि ये राइट एंगल तो है, लेकिन इसका ये हाइपोटेन्यूज है। ये भी आज इस थ्योरम में हमें ये नहीं पता कि ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये तो साबित करना है। HS पास्टुलेट वहां लगता है जब हां ये कंफर्म हो कि आपका ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और एक ये साइड इस साइड के इक्वल है। समझ आ गई बात की? अगर मुझे ये साबित करना होता, सुन लें, अगर मुझे ये गिवन होता एनी पॉइंट, यू कहा होता विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी and located on the right bisector, then prove that PC जो है वो कॉमन साइड है, दोनों की इक्वल साइड है। यानी अगर ये मुझे साइड निकालनी होती और मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन होता और ये एक साइड गिवन होती, फिर HS पास्टुलेट लग जाता। लेकिन इस थ्योरम में तो हमने क्या साबित करना है, क्या ये H इस H के बराबर है कि नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। जिसको साबित करना है वो यूज नहीं कर सकते। आगे बात समझ? क्योंकि यहां तो हम PA हाइपोटेन्यूज है, PB हाइपोटेन्यूज है, नो डाउट, लेकिन इसका कंफर्म पता नहीं, ये तो हमने साबित करना है, यही तो क्वेश्चन, यही तो आंसर निकालना है। इसलिए हम यहां H का यूज नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? एनी क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन? तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज के थ्योरम का ये अंदाज आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।